गांव में शहरी देवरानी के चटपटे मोमोज। माँ कितनी तेज बारिश हो रही है, हम लोग कब तक बस का वेट करते रहेंगे? ऑटो रिक्शा में चलते हैं ना, वरना स्कूल पीटीएम के लिए लेट हो जाएंगे। ऑटो रिक्शा वाला खामखा में 100 रुपए ले लेगा, और स्कूल है ही कितना दूर, बस 5 मिनट रुक जाओ, बस आने ही वाली है। तेज बारिश में रोहिणी अपने बेटे सूरज के साथ बस स्टैंड पर खड़ी होकर बस का वेट कर रही होती है। तभी कुछ देर में बस आती है और रोहिणी अपने बेटे के साथ उस पर चढ़ जाती है और थोड़ी ही देर में वो स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां पीटीएम में हर बार की तरह इस बार भी सूरज की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। लेकिन रोहिणी जी, आपसे मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। 2 महीने से सूरज की स्कूल फीस नहीं आई है। आई नो कि आपकी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन स्कूल के भी अपने कुछ पॉलिसीज, कुछ रूल्स हैं। इसके पापा कोशिश में तो लगे हुए हैं कि कहीं तो कोई जॉब मिले। बस आप कुछ हफ्ते और दे दीजिए, मैं जल्द से जल्द सूरज की फीस जमा कर दूंगी। ज्यादा से ज्यादा हम 2 हफ्ते और रुक सकते हैं। अगर फिर भी फीस नहीं आती तो हमें सूरज को स्कूल से निकालना होगा। अपने बेटे की स्कूल से निकालने की बात सुनकर रोहिणी परेशान हो जाती है। तो वहीं शाम में जब पंकज कई जगहों पर नौकरियां ढूंढ कर घर आता है। क्या हुआ, कहीं कोई नौकरी मिली? मैं नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ। इतनी जगह गया इंटरव्यू के लिए, लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बन रही। दिवाली से 2-3 महीने पहले कौन नए एम्प्लॉय को जॉब पर रखता है? मुझे तो पहले से पता था कि हमारी कंपनी ऐसा ही करेगी। हर साल दिवाली से कुछ महीने पहले पुराने एम्प्लॉयज को निकाल देती है, ताकि दिवाली पर उन पर ज्यादा खर्च ना हो। हे भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। पता है, दोपहर में फिर मकान मालिक आया था, और आज जब मैं सूरज के स्कूल गई तो टीचर भी फीस के लिए कहने लगी, अगर 2 हफ्ते में फीस जमा नहीं करवाई तो सूरज को स्कूल से निकाल देंगे। पहले भी हमारे हालात ज्यादा ठीक नहीं थे, लेकिन कम से कम इतनी परेशानियां तो नहीं थी। मेरी नौकरी छूटते ही सब कुछ खराब हो गया। पंकज अपनी पत्नी और बेटे के साथ शहर के छोटे से किराए के मकान में रहता था। जब तक पंकज की नौकरी ठीक चल रही थी तब तक सब ठीक था, लेकिन नौकरी जाने के बाद घर में चारों तरफ से मुसीबतें आ चुकी थी। बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, मुझे भी बारिश में भीगना है। मैं जाऊँ? पहले अपना स्कूल का होमवर्क फिनिश करो, उसके बाद जहाँ जाना हो चले जाना। ठीक है मम्मी। वैसे मम्मी, इस बार जब से बारिश शुरू हुई है तब से आपने एक बार भी मेरे फेवरेट पनीर के पकौड़े नहीं बनाए। आज बनाओ ना, बहुत मन कर रहा है। यहाँ दाल चावल मिल रहा है, वही बड़ी बात है। इसके लिए पनीर के पकौड़े कैसे बनाऊं? मना भी नहीं कर सकती, वरना रोना ही लगेगा। सूरज बेटा, मैं तुम्हारे लिए आलू के पकौड़े बनाऊंगी। वो क्या है ना, जब बारिश का मौसम शुरू होता है ना, तो पनीर में मिलावट आने लगती है और उसे खाने से पेट में कीड़े हो जाते हैं। फिर डॉक्टर अंकल आपको बड़ी वाली सुई लगाएगा। नहीं नहीं मम्मी, मुझे सुई से बहुत डर लगता है। मैं आलू के पकौड़े खाऊंगा, पनीर के नहीं। इंजेक्शन का नाम लेते ही सूरज डर जाता है और जिद छोड़ देता है, जिसे देख रोहिणी को अपने हालातों पर काफी बेबसी होती है। इसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं और आज रात में सभी खाना खा रहे होते हैं। तभी घर का मकान मालिक रामचरण आता है। अरे पंकज, इस बार किराया देने का इरादा है या नहीं? 2 महीने से घर के चक्कर कटवाए जा रहा है। रामचरण जी, आपको तो पता है कि अभी भी मेरे हालात कैसे चल रहे हैं। बच्चे की स्कूल की फीस तक नहीं दे पाया हूँ। हाँ रामचरण जी, बस कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए। जैसे पैसे का इंतजाम होगा हम आपका सारा किराया दे देंगे। 2 महीने से बस यही सुनता आ रहा हूँ। अगर हफ्ते भर के अंदर मेरा किराया नहीं दिया तो फिर ये घर खाली कर देना। रामचरण की घर खाली करने की धमकी से दोनों पति पत्नी और परेशान हो जाते हैं। तो वहीं उधर अब सूरज की फीस जमा न करने पर स्कूल से निकाल दिया जाता है, जिसे देख मुझे शहर रास नहीं आ रहा। अब मैंने फैसला कर लिया कि हम लोग गांव चलेंगे। लेकिन क्यों? गांव में क्या रखा है? देखो जी, मैं गांव की जिंदगी नहीं जी सकती। शुरू से शहर में रही हूँ। शादी के बाद भी मेरा सिर्फ 1 से 2 बार ही गांव जाना हो पाया है। हम लोग वहाँ कैसे रहेंगे? हमेशा के लिए नहीं जा रहे हैं, सिर्फ कुछ महीने वहां रहेंगे और जैसी स्थिति कुछ ठीक होगी तो हम लोग वापस आ जाएंगे। पंकज मकान मालिक को चाबी दे देता है और पूरा परिवार ट्रेन में सफर करता हुआ भजनपुर नाम के एक छोटे से गांव में आ पहुंचता है। माँ, ये सच में गांव है? ये तो बहुत बड़ी जगह है। यहाँ तो मैं ढेर सारी गेम्स खेलूंगा। ये तो कुछ भी नहीं है। कल मैं तुझे पूरा गांव घुमाऊंगा और उस जगह पर भी ले जाऊंगा जहाँ बचपन में तेरा बाप खेला करता था। पंकज अब अपनी पत्नी और बेटे को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। शहर में शुरू से रही रोहिणी, जो अपने शहर के ही कपड़े पहनकर गांव आई होती है, गांव की कुछ औरतें उसे देखकर, हाय राम, इस सूरज की बहू के कपड़े तो देखो, लगता है शहर से कमर मटका के आई है महारानी।
सभी लोगों को अपनी तरफ यूं घूरते देख रोहिणी को काफी अजीब लग रहा होता है कि तभी रोहिणी की नजर एक चाट भंडार की दुकान पर जाती है, जहां लोगों की काफी भीड़ लग रही होती है, जिसे देख अरे पंकज, वो देखो उस दुकान पर कितनी भीड़ लग रही है। लगता है गांव की सबसे फेमस दुकान है वो। ये नत्थु टिक्की वाला है। फेमस नहीं, बहुत फेमस है। कम से कम 10-12 साल हो गए इनकी दुकान को गांव में। जब भी किसी का कुछ चटपटा खाने का मन करता है ना, तो सब इनकी दुकान पर आ जाते हैं। मैं तो तुम्हें पहले भी यहाँ लाना चाहता था, लेकिन कभी वक्त ही नहीं मिला। 1-2 दिन में पूरी फैमिली के साथ यहाँ आएंगे। जिसके बाद अब पंकज अपनी पत्नी और बेटे को लेकर घर पहुंचता है, जिसे देख पंकज के माता पिता और बाकी परिवार वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं। अरे पगले, जब तूने आना ही था तो बता देता, मैं स्टेशन तुझे लेने के लिए आ जाता। भैया, बता कर आता तो सरप्राइज कैसे देता, इसीलिए नहीं बताया। वैसे बहू और बच्चों के साथ तेरा अचानक कैसे आना हुआ? और अभी तो स्कूल की छुट्टियां भी नहीं है। अपने पिता के पूछने पर पंकज उन सबको शहर के अपने हालातों के बारे में बताता है, जिसे सुन। भैया, ये तो बहुत गलत किया उन लोगों ने। मुझे लगता था कि शहर में रहना काफी आसान है, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि हमारा गांव ही अच्छा है। सही किया तुम लोगों ने जो वापस गाँव आ गए। अब जब तक मन करे यहाँ आराम से रहो। शाम भी होने को आई है, आप लोग कपड़े बदल लीजिए, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। थक कर आया रोहिणी का परिवार हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लेता है। वहीं रोहिणी शहर की तरह ही गांव में भी रात में अपनी नाइट ड्रेस पहनती है, और जब वो उन कपड़ों में ही घर के मर्दों के सामने बाहर आती है तो क्या हुआ पापा जी, पानी लेकर आऊं आपके लिए? अरे बहू, पहले ढंग के कपड़े तो पहन कर आ। ये क्या पहन कर आ गई है? तुम शहर के बेवकूफ लोगों को कपड़े पहनने का ढंग ही नहीं है। लेकिन दादी जी, इन कपड़ों में क्या बुराई है? ये तो छोटे भी नहीं हैं, और तो और शहर में तो रात में ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। इस बैल बुद्धि की समझ में नहीं आएगा। मालती बहू, इसे कमरे में ले जा और समझा कर ला। रोहिणी की जेठानी मालती उसे कमरे में ले जाती है और अब अलमारी से अपनी एक साड़ी देते हुए, फिलहाल के लिए तुम ये साड़ी पहन लो, कल बाजार जाना तो तुम्हारे लिए 2-3 साड़ियाँ ले लेंगे। देखो रोहिणी, ये गांव है और यहाँ इसी तरह के कपड़े पहने जाते हैं। जब तक तुम यहाँ पर हो, तुम्हें अपना शहरी पहनावा छोड़ना पड़ेगा। यार सच में हद है, इसीलिए मैं गाँव नहीं आना चाहती थी। इन लोगों की सोच कभी नहीं बदल सकती। न चाहते हुए भी रोहिणी अपनी जेठानी की दी हुई साड़ी पहन लेती है और अब बाहर सबके साथ खाना खाने के लिए आती है। इसी तरह रात गुजरती है और अगले दिन, अरे रोहिणी, चलो जल्दी से उठ जाओ, और कितना सोओगी? हाँ भाभी, बस 2 मिनट में उठ रही हूँ। वैसे टाइम क्या हुआ है? रोहिणी नींद में जब अपना फोन उठाकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अभी सुबह के सिर्फ 5 बज रहे होते हैं। ये देख रोहिणी, भाभी अभी तो सुबह के सिर्फ 5 बज रहे हैं। ये कौन सा वक्त है उठने का? यही तो वक्त होता है गाँव में उठने का। चलो जल्दी से उठ जाओ, ये तुम्हारा शहर नहीं है। तुम 11 बजे सोकर उठोगी और 12 बजे चाय तुम्हें बेड पर मिलेगी। अपनी जेठानी का भाषण सुनकर रोहिणी मुंह बनाकर उठती है और अब उन लोगों के साथ खेतों की तरफ जाती है। ये देख रही हो भाभी, ये वाला खेत हमारा है। थोड़ा छोटा है, लेकिन घर में इस्तेमाल होने वाली सारी सब्जियां यहीं से आती हैं। मुझे तो लगता था कि मेरे ससुराल वाले काफी अमीर हैं, लेकिन इनका तो खेत भी छोटा सा है। इनसे सही तो शहर वाले ही हैं। ये तो वही बात हो गई ना, ऊंची दुकान और फीके पकवान। ये कहकर तो मुझे ऐसे लेकर आए थे जैसे पता नहीं किस महल में ला रहे हो। खेतों को देखने के बाद अब रोहिणी घर आ जाती है और अब सभी के नाश्ते की तैयारी करने लगती है। अरे रोहिणी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। 4 रोटी बनाने में तुम 4 घंटे लगा रही हो। शहर में कैसे काम करती थी तुम? भाभी वहाँ गैस थी, लेकिन यहाँ मिट्टी का चूल्हा है। वहाँ खड़ी होकर रोटी बेलती थी और यहाँ बैठकर बेलना पड़ रहा है। फर्क तो होगा ही ना। हे भगवान, कहाँ आकर फंस गई मैं। इससे सही तो शहर में थी। इन लोगों ने तो 2 दिन में ही मेरी हालत टाइट कर दी है। मेरी शहरी देवरानी में तो रत्ती भर भी जान नहीं है। पता नहीं ये यहाँ कैसे अपने दिन काटेगी। गांव की जिंदगी से रोहिणी 2 दिन में ही परेशान हो गई थी, तो वहीं आज रोहिणी की सास, जेठानी, ननद और सभी बच्चे मिलकर बाजार जाते हैं, जहां रोहिणी अपने लिए 2-3 साड़ियां ले रही होती है कि तभी रोहिणी की नजर फिर से उस टिक्की वाले पर पड़ती है। मैं उस दिन भी जब गांव आई थी, तब मैंने इनकी दुकान पर इतनी भीड़ देखी थी। कितनी सारी चीजें हैं यहाँ पर। चलिए ना कुछ खाते हैं। वैसे भी मौसम काफी बढ़िया हो रहा है, कुछ चटपटा ही खाने का मन कर रहा है। मैं तो छोले समोसे खाऊंगा, वो भी मीठी चटनी के साथ। अब सभी लोग उस नत्थु टिक्की वाले के पास जाते हैं
सब अपनी अपनी पसंद की चीज ऑर्डर करते हैं और हल्की बारिश के बीच सभी एंजॉय करते हुए खाते हैं। अरे वाह, इनका स्वाद तो काफी बढ़िया है, बिल्कुल शहर जैसी लग रही है या उससे भी अच्छी। गांव में मिलने वाली हर खाने पीने की चीज का स्वाद ही अलग होता है। जब मैं पेट से थी ना तो यहाँ हर रोज कुछ न कुछ खाने के लिए आया करती थी। कितने सालों बाद खा रहा हूँ, आज भी बिल्कुल वही स्वाद है। मजा आ गया खाकर। टिक्की चाट वाले की दुकान पूरे गांव भर में काफी फेमस थी। हर किसी की जुबान पर उसी की दुकान का स्वाद चढ़ा था। वहीं रोहिणी को भी उसकी टिक्की चाट का स्वाद काफी ज्यादा पसंद आता है। और इसी तरह 1-2 दिन गुजर जाते हैं। रात का वक्त होता है, सभी मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तभी रोहिणी, भाभी आज फिर से आपने चने की दाल की सब्जी बना ली। गाँव के लोगों को बस यही 1-2 चीजें बनानी आती हैं क्या? बारिश का कितना बढ़िया मौसम हो रहा है और घर के अंदर हम ये फीका सा खाना खा रहे हैं। हाँ, तो जैसे तुम शहर के लोगों को तो 56 भोग आता है बनाना, हम तो फिर भी थोड़ा अच्छा खाना खा लेते हैं, लेकिन तुम शहर के लोग तो बस हर रोज वही तला भुना खाते हो। बस करो, दोनों की दोनों एक दूसरे के खाने में कमी निकालने में लगी हुई हो। जो बना है भगवान का नाम लेकर खा लो। नहीं अम्मा, इसने मेरे खाने में कमी कैसे निकाली? इतना ही अच्छा खाने का शौक है तो बनाओ कुछ बढ़िया सा और खिला दो हम सबको। हम भी तो देखें कि शहरी लोग ऐसा क्या चटपटा बना सकते हैं। भाभी कल रविवार है ना, कल देखना मैं आपको ऐसी बढ़िया चीज बनाकर खिलाऊंगी ना कि आपको यकीन ही नहीं होगा। लगता है भाभी कुछ चटपटा बनाने वाली है। बारिश के मौसम में मुझे तो कल का इंतजार ही नहीं हो रहा। ऐसी रात गुजरती है और आज अगले दिन रोहिणी इस बारिश के मौसम में कुछ चटपटा बनाने के लिए रसोई में जाती है। क्या बनाऊं ऐसा जो इस बारिश के मौसम में सभी को पसंद भी आ जाए और चटपटा भी हो। रोहिणी सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नजर रसोई घर में रखी गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी जैसी सब्जियों पर पड़ती है, जिसे देख रोहिणी के दिमाग की बत्ती जलती है। और अब वो अपने देवर को लेकर गांव की राशन की दुकान पर पहुंचती है और वहां जाकर सोया सॉस, रेड सॉस और साथ में विनेगर और कुछ मसाले ले लेती है। बहन जी, इसमें से बस ये 2 चीजें नहीं है, बाकी सब हैं। ये तो मैं शहर से लेकर आया था, ये सोचकर कि गांव में बिकेगा, लेकिन किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है। आप पहली ग्राहक हैं जो ये सामान ले रही हैं। भाई साहब, इन लोगों को इसका इस्तेमाल भी तो नहीं पता। भाभी, इन सब चीजों का आप करेंगी क्या? क्या बना रही हो आप ऐसा? बस तुम देखते जाओ देवर जी। उन सामानों को लेकर रोहिणी अब सीधा घर आती है और सबसे पहले उन सब्जियों को अच्छे से धोकर, बारीक काटकर, उनका पानी निकालकर उन्हें कढ़ाई में डालकर फ्राई करने लगती है और ऊपर से नमक, कुछ मसाले और उन सॉसेज को भी डाल देती है कि तभी वह रसोई में मालती आती है और ये देखकर, तो तुम हमें क्या खिलाने वाली हो? क्या क्या है इसमें? ये तो बड़ी अजीब सी दिख रही है। भाभी बस थोड़ी देर का और इंतजार, फिर देखना कितनी बढ़िया चीज बनकर तैयार होगी। मालती वहां से चली जाती है तो वहीं रोहिणी एक परात में मैदा लेती है और उसको गूंदकर उसकी छोटी छोटी लोई बनाकर बेल लेती है। फिर उसके अंदर उन सब्जियों को भरने लगती है, जिसे देख रसोई में, भाभी तो क्या आप हमें गुजिया खिलाने वाली हो? ये तो हम लोग भी बना लेते हैं। गुजिया नहीं है, तुम बस देखते जाओ। रोहिणी उसे लंबे और गोल मोमोज की शेप देने लगती है और एक बड़े से बर्तन के अंदर पानी गर्म कर उस पर छलनी रख देती है और छलनी के ऊपर उन सभी मोमोज को रखती है। फिर उन्हें ढक देती है। तो वहीं दूसरी तरफ लाल मिर्च, लहसुन, टमाटर और भी कई सारी चीजों को बर्तन में डालकर उन्हें अच्छे से उबाल लेती है और अब सिलबट्टे पर उनकी तीखी चटनी पीसती है। मेरी जिठानी क्या बोलेंगी? इस बारिश के मौसम में शहरी देवरानी के चटपटे मोमोज और तीखी तीखी लाल चटनी खाकर तो सबके होश उड़ जाएंगे। पता नहीं ये क्या बना रही है, बस कुछ उल्टा सीधा ना हो। मुझे तो अभी से पेट में दर्द होने लगा, पता नहीं क्या बनाने में लगी है ये। अरे पहले बहू को बनाकर लाने तो दो, तुम लोग तो अभी से बुराई निकालने लग गए। सभी लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रोहिणी उन लोगों के लिए गर्मा गर्म चटपटे मोमोज और साथ में लाल चटनी लेकर आती है। अरे वाह मोमोज! माँ आपने मोमोज बनाए हैं? क्या बोला तेरा लड़का? मोमोज? लेकिन ये तो मुझे मैदे के आटे की पोटली लग रही है। बहू ये क्या बनाकर लाई है तू? दादी जी इसे मोमोज कहते हैं, शहर में ये बहुत फेमस है, हर किसी को इसका स्वाद बहुत पसंद आता है। पता नहीं शहरी लोग भी कितनी अजीब अजीब चीजें खाते हैं। ला एक दे तो। अरे दादी जी एक ही क्यों, आप तो सारे खाइए और आप लोग भी टेस्ट करके बताइए। सभी एक एक मोमोज उठा लेते हैं और जैसे ही उसे तीखी लाल चटनी में डुबोकर मोमोज का पहला कौर मुंह में रखते हैं, काफी बढ़िया चीज लग रही है। इसका तीखापन जाते ही दिमाग की सारी बंद खिड़कियां खुल गईं।
बड़े ही चटपटे मोमोज हैं ये। अरे भैया, मेरी बीवी तो सब कुछ बढ़िया ही बनाती है। क्या ही बढ़िया है, ऐसा लग रहा है जैसे मैदे की रोटी में किसी ने सब्जी भर दी हो। ना बाबा ना, मुझे पसंद नहीं आई। और ये चटनी, इसे खाकर तो अगले दिन किसी का पिछवाड़ा ही लाल हो जाएगा। मेरी शहरी देवरानी के तीखे चटपटे मोमोज चटनी तो सच में काफी बढ़िया लग रहे हैं। क्या हुआ जेठानी जी, बोलती बंद हो गई? बढ़िया बना है ना? मैंने तो पहले ही कहा था। भाभी, मुझे तो ये तीखी चटनी बहुत बढ़िया लगी। सोच रही हूँ आज रात को इसी के साथ चावल खाऊं। सभी को रोहिणी के शहरी चटपटे मोमोज और चटनी का स्वाद काफी पसंद आता है। तो वहीं थोड़ी देर में बाहर बारिश शुरू हो जाती है, जिससे मोमोज का स्वाद और बढ़ जाता है। इसी तरह 1 से 2 दिन गुजरते हैं। सभी घर में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक सुदेश नाम का आदमी उनके घर आता है। सही वक्त पर आया हूं मैं भी। कमलेश भाई साहब, आपने जो मेरे पास अपना घर गिरवी रखकर कर्ज लिया था, अब उस कर्ज को चुका दीजिए। मुझे पैसों की सख्त जरूरत आ पड़ी है। अगर 1 से 1.5 महीने में पैसे मिल जाते तो सही रहता। लेकिन सुदेश जी, एकदम से हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? नाना करते भी 1 से 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। आपने तो कहा था कि हम आपको 6 महीने तक दे सकते हैं। भाई साहब, कहा तो यही था, लेकिन अब मुझे भी पैसों की सख्त जरूरत आ पड़ी है। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मुझे भी फिर आपका घर किसी और के पास गिरवी रखकर पैसे लेने पड़ेंगे। इससे अच्छा मुझे 1 से 1.5 महीने में पैसे दे दीजिए। सुदेश की बात सुनकर पूरा परिवार काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तो वहीं सुदेश जैसे ही घर से जाता है, आप लोगों ने इतने पैसे का कर्ज लिया क्यों? ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी जो घर ही गिरवी रखना पड़ गया? तू तो सालों से शहर में ही रह रहा है, तुझे क्या पता कि यहाँ गांव में हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। पिछले साल भारी बारिश की वजह से सारी फसल खराब हो गई थी, इसलिए हमें ये घर गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि हम 1 से 1.5 महीने में इतने पैसे का इंतजाम कहाँ से करेंगे? गांव में तो कोई भी इतना बड़ा कर्ज देगा नहीं, और देगा भी तो कोई ना कोई चीज तो गिरवी रखनी ही पड़ेगी। सभी लोग कर्ज को लेकर काफी परेशान होते हैं। इसी तरह से 2 दिन गुजर जाते हैं और आज पंकज रोहिणी को गांव घुमाने के लिए ले जाता है। सच में गांव इतनी भी बुरी जगह नहीं है। यहाँ सुकून तो है और बारिश में तो ये जगह और भी खूबसूरत लगती है ना? बस कुछ ही महीने और फिर जैसे ही सब ठीक होगा तो हम वापस शहर चले जाएंगे। दोनों पति पत्नी घूमते घूमते गांव के बाजार की तरफ आ जाते हैं, जहां फिर से चाट वाले पर नजर पड़ती है और इस बार रोहिणी के दिमाग में एक तरकीब सूझती है। मिल गया आइडिया कि हम कैसे जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर सकते हैं। कौन सा आइडिया, मुझे भी बताओ। रोहिणी जल्दी से पंकज को घर लेकर आती है और अब सभी को हॉल में इकट्ठा कर, अरे बहू, क्या हो गया जो हम सभी को इस तरह इकट्ठा कर लिया तूने? मेरे पास एक गजब का आइडिया है। जिस तरह चाट वाला पैसे कमा रहा है वैसे हम भी कमा सकते हैं। बस फर्क इतना रहेगा कि वो टिक्की चाट बेचता है और हम बेचेंगे गर्मा गर्म चटपटे मोमोज। आप मोमोज का काम शुरू करोगे गांव में? बढ़िया है, देखना सभी को बहुत पसंद आएंगे। दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तेरा बहू? उबली हुई रोटी में तू सब्जी डालकर लोगों को देगी और लोग खरीदेंगे उसे, है? कोई इतना पागल नहीं है यहाँ। माना कि हम में से कुछ को पसंद आया, लेकिन जरूरी नहीं ना कि वो सबको पसंद आए। जी, आपको नहीं पता कि शहर में लोग कितना मोमोज पसंद करते हैं। दिन रात सुबह शाम बस मोमोज ही खाने हैं उन्हें। गांव के शहर लोगों के हिसाब से अलग होते हैं, खान पान अलग होता है, लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या जा रहा है। वैसे भी बारिश का मौसम है और इन दिनों में तो ऐसी चीजें बिकती ही बिकती हैं। जहां घर में कुछ लोग इस काम के लिए राजी थे तो वहीं कुछ लोग मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी पंकज के सपोर्ट की वजह से रोहिणी इस काम की शुरुआत करती है। और अगले दिन, तूने जो जो सब्जियां मंगाई थी मैं खेत से ले आया हूँ। गोभी, गाजर और भी कई सारी चीजें हैं इसमें। वैसे सब्जियां तो आ गई हैं, लेकिन बाकी का सामान? और अब दूसरी जरूरी चीज मैदा है। कम से कम 3 से 4 किलो मैदा लगेगा। ठीक है भाभी, फिर मैं मैदा ले आता हूँ। रोहन सीधा राशन की दुकान पर जाता है और 3 किलो मैदा लाता है। इतने सारे मैदे का क्या करेगा तू? समोसे बना रहे हो क्या? अरे भैया, मैदे से सिर्फ समोसे थोड़ी ना बनते हैं, और भी बढ़िया चीज बनती है। जब बनेगी तो पता चल जाएगा।
इधर रोहन मैदा लेकर आता है तो उधर रोहिणी अपनी ननद के साथ बैठकर सारी सब्जियों को बारीक काट रही होती है। भाभी, इधर हमने सब्जियां काट ली हैं, आप थोड़ा आटा गूंद देती तो। ठीक है, गूंद देती हूँ। पता नहीं रोहिणी का ये आइडिया काम करेगा भी या नहीं। अगर नहीं किया तो दादी से बहुत डांट पड़ने वाली है। मालती उनके लिए मैदे का आटा गूंद देती है, जिसके बाद अब पल्लवी के साथ मिलकर रोहिणी आटे की छोटी छोटी लोइयां बेलती हैं और उसके अंदर स्टफिंग भरकर उसे स्टीम होने के लिए रख देती है और तब तक लाल चटनी की तैयारी करती है। अरे भाभी, इतनी लाल मिर्च कौन डालता है? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी और डलेगी तभी तो तीखी तीखी चटनी बनेगी मोमोज की। रोहिणी थोड़ी देर में चटनी भी तैयार कर लेती है। कमलेश रोहिणी को बाहर बुलाता है और जब रोहिणी बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर एक छोटा सा ठेला होता है। मैंने सोचा कि तुम मोमोज कहाँ सिर पर ले जाकर बेचोगी, इसीलिए मैं ये ठेला ले आया अपने दोस्त से मांगकर। अब इसमें आराम से बेचना। थैंक यू पापा जी, आप तो बहुत अच्छे हो। सुरेश और पंकज ठेले पर मोमोज का सारा सामान लाकर रख देते हैं, जिसके बाद रोहिणी अपनी जेठानी, ननद और पति के साथ मोमोज का ठेला लेकर गांव में निकलती है। आइए आइए और गर्मा गर्म तीखे चटपटे मोमोज खाइए। इस बारिश के मौसम में क्यों ना गर्मा गर्म मोमोज हो जाए। आइए आइए, सिर्फ 30 रुपए प्लेट। अपने मोमोज का गुणगान करते हुए वो ठेला लेकर कई गलियों में घूमती है कि तभी एक अनीता नाम की औरत उनके पास आती है। अरे ये मैदे के मोदक जैसे क्या है, और तुम इन्हें मोमोज क्यों कह रही हो? ये क्या होते हैं? अरे आंटी जी, ये मोमोज हैं, दिखते ऐसे हैं लेकिन है बड़े चटपटे। आप भी खाना चाहेंगी? कौन मैदा खाए, मैं तो दूर ही रहूं, मुझे तो अपना शरीर नहीं खराब करना मैदा खाकर। मैदे को देखते ही 1 से 2 ग्राहक पहले ही मुंह बना लेते हैं, लेकिन रोहिणी हार नहीं मानती। तभी कुछ हल्की हल्की बूंदें गिरने लगती हैं और कुछ ही देर में पूनम और नेहा नाम की 2 लड़कियां रोहिणी के पास आती हैं। ये तो मोमोज है ना, कभी सोचा नहीं था कि गांव में भी मोमोज खाने को मिलेंगे। मैं जब पिछली बार शहर गई थी तब खाए थे, वहाँ पर मुझे तो बहुत पसंद आए थे। किसी को तो पता है यहाँ पर कि मोमोज क्या है, उसके बारे में पता है। मैं गर्मा गर्म लगा दूं 2 प्लेट। रोहिणी पूनम और नेहा के लिए अब गर्मा गर्म 2 प्लेट मोमोज लगाती है। उन पर हल्का सा बटर लगाकर थोड़ा चाट मसाला छिड़क कर तीखी तीखी चटनी के साथ देती है और जब दोनों सहेलियां उन मोमोज को खाती हैं, अरे वाह, ये तो बहुत चटपटे हैं। शहर में भी इतने बढ़िया मोमोज नहीं खाए थे जितने यहाँ खा रहे हैं। वो दोनों रोहिणी के मोमोज की काफी तारीफ करती हैं। तभी वहाँ 1 से 2 लोग और साथ ही सरपंच भी आ जाते हैं। हाँ सरपंच जी, आइए आइए, गर्मा गर्म मोमोज खाइए। पहली बार देख रहा हूँ ये तो, लेकिन चलो खा कर देखता हूँ एक बार। फिर रोहिणी सरपंच जी को गर्मा गर्म चटपटे मोमोज देती है तो वो उन्हें भी काफी पसंद आते हैं, जिसे देखकर अब कुछ ग्राहकों की भीड़ रोहिणी के ठेले पर भी लगने लगती है। और शाम में जब रोहिणी घर आकर सारी बात बताती है, पूरे तो नहीं लेकिन लगभग सारे मोमोज ही बिक गए हैं। बस ऐसा ही रहा ना तो फिर सब सही होगा। मुझे तो ये मोमोज बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन जिनको भी पसंद आ रहे हैं भला हो उनका। रात को खाना खाने के बाद रोहिणी देर रात से ही मोमोज की तैयारी करने लगती है, जिसे देखकर मालती, अकेले ही तैयारी कर रही हो? ऐसे तो पूरी रात गुजर जाएगी, सो भी नहीं पाओगी। लाओ, मैं भी तुम्हारी कोई मदद कर देती हूँ। जितना मैंने सोचा था उतनी बुरी नहीं है मेरी जेठानी जी, है तो अच्छी ही। मालती अब रोहिणी के साथ जाकर उसकी मदद करवाती है और अगले दिन अब दोनों जेठानी देवरानी मोमोज का ठेला लेकर निकलती हैं। तभी रास्ते में उनका ठेला एक छोटे से गड्ढे में फंस जाता है। इस ठेले को भी इस गड्ढे में ही फंसना था। रोहिणी और मालती बड़ी मुश्किल से उस ठेले को गड्ढे के अंदर से निकालती हैं। तभी मालती, इस तरह गलियों में लेकर घूमने से अच्छा है कि हम लोग इसे किसी जगह पर खड़ा कर देते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद मालती और रोहिणी चाट वाले से थोड़ी दूर सामने ही अपना मोमोज का ठेला खड़ा कर देती हैं और कुछ ही देर में लोगों की भीड़ भी लगने लगती है, जिसे देखकर नत्थू, क्या बेच रहे हैं ठेले पर? देखने से तो मोदक जैसा लग रहा है। कुछ भी हो, लेकिन जितनी भीड़ मेरी दुकान पर लगती है उतनी थोड़ी ना लगेगी इनके ठेले पर। 1 से 2 दिन हो जाते हैं और अब धीरे धीरे शहरी देवरानी के चटपटे मोमोज की बिक्री काफी तेजी से होने लगती है। अरे भाई साहब, 500 ग्राम जलेबी पैक कर देना। क्या बात है, आज सिर्फ जलेबी लेकर जाओगे? बारिश हो रही है, कुछ चटपटा नहीं खाना क्या? अरे नत्थू भाई साहब, हर दिन वही समोसे पकौड़े खाकर थक गए हैं,
इसलिए अब उनके यहाँ से मोमोज लेने शुरू किए हैं। कोई शहरी चीज है लेकिन खाने में बड़ी चटपटी है। अपने ग्राहकों के मुंह से उन लोगों के मोमोज की तारीफ सुनकर अब नत्थू को भी थोड़ा अजीब लगता है। तो दूसरी तरफ बारिश को भी अभी ही होना था। मैं तो इतने मन से मोमोज खाने के लिए आई थी। अब बारिश में थोड़े ही ना खड़े होकर मोमोज खाऊंगी। ऐसे तो हमारे ग्राहक खराब हो सकते हैं। बारिश का क्या है, वो तो कुछ महीने और होगी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अपने पतियों से बात कर अब दोनों जेठानी देवरानी ठेले के पास ही एक तिरपाल लगवा देती हैं, जिसके नीचे वो कुछ टेबल लाकर रख देती हैं और अब ग्राहक बारिश में भी आराम से बैठकर मोमोज खा पाते हैं। 1 से 2 दिन और गुजर जाते हैं। अरे अर्चना कहाँ रह गई थी? पता है ना, इस वक्त ग्राहकों के आने का समय है। फिक्र करने की बात ही नहीं है। दुकान पूरी खाली पड़ी है। ये सामने मोमोज वाली है ना, उसी से मोमोज खरीद के लेकर आई हूँ। जरा हम भी तो देखें कि क्या डालते हैं ये इसमें। नत्थू और अर्चना पहली बार रोहिणी के स्वाद से भरे चटपटे मोमोज खाते हैं तो अरे वाह, ये तो सच में काफी बढ़िया है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ग्राहक कम हो जाए मोमोज की वजह से। जो लोग पहले बारिश में टिक्की चाट खाते थे, जिन्हें पहले मोमोज का नाम तक नहीं पता था, अब गांव भर में उन लोगों की जुबान पर सिर्फ मोमोज मोमोज थे। नत्थू की पत्नी अर्चना, रोहिणी, वैसे तुम्हारी जेठानी मोमोज काफी बढ़िया बना लेती है। उसने तुम्हें भी सिखा दिए। सही है। मेरी जेठानी मोमोज बनाती है। अरे ये रेसिपी मेरी है, बल्कि मैंने उन्हें सिखाए हैं। अच्छा, लेकिन वो तो मुझसे कह रही थी कि उसने तुम्हें सिखाए हैं। एक तरफ जहां जलन में आकर अर्चना रोहिणी के कान भरती है, तो वहीं दूसरी तरफ मालती के भी। क्या मुझे कुछ नहीं आता? हाँ, माना कि मोमोज उसने बनाए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ मदद नहीं करवाती। अपना घाटा होता देख अर्चना दोनों जेठानी देवरानी में बहस करवाना चाहती थी, लेकिन अर्चना को मालती को भड़काते हुए कलावती देख लेती है। इससे पहले कि दोनों बहुओं में कोई बहस होती, तुम दोनों आपस में मत लड़ा करो। पहले बता देती हूँ, अर्चना ने ये जानबूझकर किया है। सुन लिया था मैंने उस दिन। किसी को तरक्की तक पहुँचते हुए इतनी आसानी से थोड़ी ना कोई देख सकता है। कलावती की बात सुनकर सब शांत हो जाते हैं। तो वहीं ऐसे ही 1 से 2 दिन और गुजरते हैं और आज उन्हें एक शादी का ऑर्डर भी मिलता है। मेरे बच्चों को तो आपके यहाँ के मोमोज बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनकी शादी में मैं मोमोज रखवाऊं ताकि मेहमान खुश होकर खाएं। वैसे हमने कभी सोचा नहीं था हमें शादी तक के भी ऑर्डर आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम पूरी जी जान के साथ मेहनत करके आपके लिए और भी बढ़िया मोमोज बनाएंगे। मोमोज की बिक्री बढ़ने की वजह से धीरे धीरे कर्ज चुकाने के लिए पूरा परिवार पैसे जोड़ रहा था, तो उधर नत्थू का काम बिल्कुल ठप सा पड़ गया था। इसमें तो बहुत ज्यादा मिर्ची है, लेकिन ये खाने में काफी चटपटी है। मुझे ये बहुत पसंद आई। बड़ों के साथ साथ अब बच्चों की जुबान पर भी मोमोज का चस्का बैठ चुका था, लेकिन रोहिणी अब बच्चों के लिए मोमोज थोड़े फीके बनाने लगती है। इतने फीके मोमोज क्यों बना रही हो? बड़ों के लिए तो वही तीखे चटपटे मोमोज हैं, लेकिन बच्चों के लिए सोचा थोड़ा फीका बनाऊं। भले ही उन्हें मोमोज पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बहुत तीखा मिला दूं। बच्चों के लिए अलग से फीके और बड़ों के लिए अलग से चटपटे मोमोज का इंतजाम हो चुका था। तो वहीं अब धीरे धीरे रोहिणी अपना दिमाग चलाते हुए स्टीम्ड मोमोज के अलावा फ्राइड और क्रीमी मोमोज भी रखना शुरू कर देती है। स्टीम्ड मोमोज तो मैंने खाए हैं, लेकिन ये क्रीमी मोमोज क्या है? ये भी बहुत टेस्टी होते हैं, एक बार खाकर देखो, बहुत पसंद आएंगे। अलग अलग मोमोज की वैरायटी होने पर अब ग्राहक और तेजी से बढ़ने लगे थे, लेकिन जहां हर दिन इस परिवार की तरक्की होती है, तो वहीं कभी कभी इन्हें बारिश में परेशानियों का सामना भी करना पड़ता। हे भगवान, बारिश कहाँ से शुरू हो गई? कहीं त्रिपाल उड़ ना जाए। रोहिणी, तुम जल्दी से सारा सामान रखो। मैंने भी इधर से त्रिपाल पकड़ रखा है। कभी कभी ज्यादा भारी बारिश की वजह से इन लोगों का ठेला कई कई दिनों तक नहीं लगता था, लेकिन इसके बावजूद भी वे ऑनलाइन डिलीवरी का काम शुरू कर देते हैं। ये सही है, वरना मैं तो कब से सोच रहा था कि मोमोज खाऊं। कितने दिन हो गए। अच्छा हुआ आपने घर तक मोमोज पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। दिन गुजरते हैं और आज मौसम रोज के हिसाब से काफी सुहाना होता है। वे हर दिन की तरह मोमोज बेच रही थी, तो वहीं उधर उनके घर वाले बाकी मोमोज की तैयारी करने में लगे थे कि तभी उनके ठेले पर सुमन और रोनित नाम के 2 शहरी लोग आते हैं। अरे वाह, गांव में भी मोमोज मिलते हैं। आई डोंट बिलीव इट, वो भी इतने टेस्टी। पता है, मैंने आज से पहले कभी इतनी चटपटी मोमोज नहीं खाए। इस बारिश के मौसम में तो ऐसे चटपटी मोमोज खाकर मजा ही आ गया है।
वैसे हमारा यही शहर के पास ही एक काफी बड़ा इवेंट होने वाला है। उस इवेंट में हम आने वाले गेस्ट के लिए कुछ खाने पीने की चीजें रखना चाहते हैं, जिसे हम चाहते हैं कि आपके मोमोज भी उसमें हों। जी क्यों नहीं, हमें खुशी होगी। इतना बड़ा मौका मिलता देख अब नत्थू से रहा नहीं जाता और वो जल्दी से अपनी पत्नी के साथ वहाँ आता है। आप उस प्रोग्राम के लिए मेरे चाट भंडार से भी कोई भी चीज रखवा सकते हैं। गांव भर में पूछ लीजिए, मेरी चाट हर जगह फेमस है। एक ही चीज रखवानी है, 2 चीजें हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आप मोमोज ही रखवाइए, वैसे भी आप पहले हमारे पास आए थे। सच कहूँ तो मैंने आपके यहाँ की टिक्की और चाट भी पहले खा रखी है, इसलिए दोनों में से डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है। एक काम करते हैं, कल आप अपना बेस्ट देखकर टिक्की चाट और आप अपने मोमोज बनाकर हमें खिलाइए। जिनका बेस्ट होगा हम उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। रोहिणी अब पूरी तरह से इस कंपटीशन के लिए तैयार थी, लेकिन इससे पहले कि वो इसकी तैयारी करती तभी घर में रखे स्टोर रूम में मैदा खत्म हो जाता है। तो वहीं नत्थू गांव भर में मौजूद 1 से 2 दुकानों में रखे सारे मैदे को खरीद लेता है। जानती हूँ ये नत्थू ने जानबूझकर किया है ताकि मैं कंपटीशन न जीत पाऊँ। हे भगवान, अब क्या करेंगे। एक काम करते हैं ना, आटे के मोमोज बना लेते हैं। हम आटे के मोमोज नहीं बनाएंगे, हम कुछ और तरीके से मोमोज बनाएंगे। अगले दिन रोहिणी बिल्कुल उसी तरह से मोमोज की तैयारी करती है, लेकिन मैदे की जगह वो इस बार पत्ता गोभी लेती है और उसे हल्का स्टीम करके उसके अंदर सारी स्टफिंग रख देती है और दोबारा से उसको स्टीम कर कढ़ाई में शैलो फ्राई करती है। और अब प्लेट में क्रीम, कुछ मसाले और प्याज डालकर जब वो सुमन और रोनित को देती है। ये तो पूरी तरह से हेल्दी है। वाह, बहुत टेस्टी लग रहे हैं ये। मुझे भी ये काफी पसंद आए, अमेजिंग। रोहिणी के इस दिमाग को देखकर नत्थू और उसकी बीवी भी काफी ज्यादा हैरान थे। तो वहीं अब जब रोनित और सुमन उन लोगों की बनाई हुई चाट को टेस्ट करते हैं, हर बार की तरह नॉर्मल टेस्ट है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट हम रोहिणी जी को दे रहे हैं। हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है, मुझे तो पता ही था पहले से। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाने के बाद अब रोहिणी के ससुराल वालों का कर्ज एक बार में ही उतर जाता है, जिसके बाद अब वे लोग धीरे धीरे गांव में 1 से 2 जगहों पर अपनी छोटी छोटी दुकानें खोल लेते हैं। आसपास के गांव वाले भी उनके यहाँ मोमोज खाने के लिए आने लगते हैं और अब नत्थू और अर्चना भी उनका पीछा छोड़ देते हैं। आप लोगों के साथ के बगैर ये कभी मुमकिन ही नहीं था। थैंक यू सो मच आप लोगों का। लेकिन असली मेहनत तो तुम्हारी ही है। आखिर मेरी समझदार देवरानी के चटपटे मोमोज किसे पसंद नहीं आते, वो भी इस बारिश के मौसम में। और अब पंकज और रोहिणी भी पूरे परिवार के साथ गांव में ही खुशी खुशी रहने लगते हैं और अपने इस काम को आगे बढ़ाते हैं।